हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का क्लास न्यूमेरिकल होने जा रहे हैं वेव मोशन के, और मैं दानिश रज़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारी सी कम्युनिटी, प्यारी सी फैमिली में, जिसका आप लोग एक बहुत ही अहम हिस्सा हो। तो बेटा इस फैमिली का पार्ट बने रहिए और मिलकर मेरे साथ में जय जयकारा कर दीजिए। फटाक से आ जाएं सब लोग जल्दी से। लिंक आप लोगों को मेरे ख्याल से शेयर हो ही चुका है। तो अबगीना अंसारी, आई नीड टू टॉक विद यू। अगर टाइम मिले तो बेटा एक बारी कॉल करना मुझे। और फरहान मंजूर, आप से भी बात करनी है। अंकित भिलाई, आपसे भी बात करनी है। तो जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं वो लोग मुझे एक बारी कॉल कर लेंगे जब भी उन लोगों को टाइम मिलेगा तब। खंदाकर नवाज शरीफ कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। परवेज़ गुड मॉर्निंग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। शहला को गुड मॉर्निंग। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भी वालेकुम सलाम है भैया। सब मज़े में हैं। यासिर आफ्ताब कैसे हो बेटा? तो इस थोड़ा सा बात कर लेते। तो मैं दानिश रज़ा आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 साल और सही, इस साल भी पढ़ लो हमसे। अगर आप हमसे प्यार करते हो और अगर चाह रहे हो कि हमारी सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, तो टेलीग्राम पे हम लोगों को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF, DPPs वगैरह सब मिलेंगी जुनून क्रैश कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें सर्च करेंगे इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट पे। फेसबुक और इंस्टा पे भी हम इसी नाम से हैं। आप इस पे भी, सारे सोशल मीडिया जितने भी हैं उन सब पे हम इसी नाम से हैं। तो आप इन सारे नाम से इन सारी जगहों पर जा सकते हैं हमने ढूंढने के लिए। इंटरफेस इस तरीके का रहेगा आपके इंटेलिजेंस का टेलीग्राम पे। यूट्यूब चैनल पे भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन घंटा टन कर सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको वही इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करना पड़ेगा। शिद्दत वाला प्यार होगा तो फिर आप हमें यहाँ इस नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या ना करने की ज़रूरत है। डूज़ एंड डोंट्स, वो सारी चीज़ आप हमसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आलम खुर्शीद कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। इरम बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। नीट हब है सर, हेलो नीट हब, क्या हालचाल? बतूल अशरा वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैंने सुना है कल बहुत मज़े काटे हैं तुमने, है ना बतूल अशरा? बहुत मज़े कर रहे हो तुम। ये हमारे YouTube का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो भी अगर आपको डिटेल में, अगर ये क्रैश कोर्स में तो हम लोग थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो ये हमारी टीम और ये हमारी पौरी हो रही है, पता ही है आपको। मैं आपको 11 से लेकर 11:30 पढ़ाऊँगा फिज़िक्स। अंसारी सर 2 से 3:30 पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और बायो पढ़ाएंगे। हैदर सर हमें 5 से 6:30 के बीच में हमें बायो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चले तो सर न्यूमेरिकल के पहले एक गाना सुना दो। अच्छा ये सही गई ना। चलो 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 नियामतुल्लाह। अरे भैया विधायक जी भी आए हैं। विधायक जी कैसे हैं? सीवा अलमाज वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। संजू वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? तो यात्रीगण, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए। थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, उसको देख लेते। तो बेटा लोग, अब अगला पहले तो हमारे पास में मैदान, हमारा बैच चल रहा है। जिन लोगों को लगता हो, जिन लोगों को कभी भी लगे कि उनकी तैयारी ज़्यादा खास नहीं हो रही है, और या फिर वो 11th में है या तो वो 12th में अब आए हैं, तो वो हमारा मैदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो क्लास स्टार्ट हुआ है वो 20 जून से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी फ़ीस है थोड़ी सी फ़ीस है, जो कि इंडिया की सबसे कम फ़ीस रखी हुई है हम लोगों ने, 3499। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो ये फ़ीस रहेगी आपकी। इसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पे कॉल कर ले। दिस इज़ माई पर्सनल मोबाइल नंबर, इस पर आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा सुना दें ओके। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, बस। सर मज़े नहीं, सर बेचारे बच्चे अंसारी सर को सता रहे थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अंसारी सर को बेचारों को सता रहे थे। तो मैंने देखा, उसमें कमेंट्स वगैरह देखे मैंने, सब सता रहे थे और तुमने सपोर्ट किया अंसारी सर का, बहुत अच्छा लगा हमको देख के, ठीक है। चले चले चले। गुड मॉर्निंग पंखुड़ी।
इज दिस ऑफलाइन ऑल्सो? या एक्चुअली में हम लोग ऑफलाइन ही हैं, ऑनलाइन तो अभी आए हैं मजबूरी पे। एक कड़वा सच हम तुम्हें बता दें, कड़वा सच ये है कि ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं होता कंपैरेटिवली टू ऑनलाइन। ऑनलाइन से कभी भी, तुम लोग ने भी देखा होगा यार कितने क्लासेस तुम लोग रेगुलर करते हो और क्या तुम्हें चीज़ें मिलती है, बहुत ना के बराबर। मतलब ऑफलाइन अगर 100 है तो ऑनलाइन 0.1 है, इतना फ़र्क रहता है, ठीक है। फीस में भी डिफरेंस उसी हिसाब से रहता है, तो फीस का डिफरेंस भी है। तो ऑफलाइन की बात ही अलग होती है। हम लोग मजबूरी में यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि पैंडामिक है और यहाँ पर सभी लोग एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, वरना हम लोग ऑफलाइन में बेस्ट करने वाले लोग हैं, है ना। चले तो फिर अब यहाँ पर आते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले। मैं कुछ बताने जा रहा था ना, तो इस वाली चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। ये कौन हंसी इतनी अच्छी किसकी आ रही है? किसको इतनी प्यारी हंसी आ रही है? दिस लोगो शुड बी हियर। हाँ ठीक है। अब यात्रीगण थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं क्योंकि कल थोड़ा टॉपिक रह गया था, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। कल अंसारी सर हमारे आंसर नहीं देखे तो सर बोले हमारे दोस्त दो, तो हमने हाँ सही किया, अच्छा किया अशरफ, बहुत अच्छा किया, सही है, ऐसा ही करना भी चाहिए। तो चले खैर, आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज के क्लास में 2 चीज़ें रह गई थी हमारी। एक तो आपका रह गया था एयर कॉलम, एक तो था आपका एयर कॉलम। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों गलत हो सकते हैं, ठीक है। एयर कॉलम की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के एयर कॉलम होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को वो बताया था कि जो हमारा स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा था, स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी बन रही थी, फंडामेंटल क्या हो रही थी और उसके बाद वाली हमारी क्या हो रही थी, याद होगा आपको। अगर मेरे स्ट्रिंग था फिक्स्ड एट बोथ एंड था, याद है, फिक्स्ड एट बोथ एंड में, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ तो अब बाद में मिटा दूंगा। जो फ्रीक्वेंसी थी फंडामेंटल फिक्स्ड एट बोथ एंड की बात कर रहा हूँ, बोथ एंड वाला, तो मैं यहाँ पर बोथ लिख दे रहा हूँ। F1 इज इक्वल टू हो रहा था V/2L, फिर F2 इज इक्वल टू जो हो रहा था वो हो रहा था हमारा 2V/2L, फिर F3 हमारा हो रहा था 3V/2L। मतलब ये टर्म हमारा फिक्स हो रहा था V/2L, है ना, V/2L फिक्स था। और जैसे जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दिस वन थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक तो फर्स्ट हार्मोनिक थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम होता था। सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन भी कहते थे और थर्ड हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन कहते थे। इस तरीके से जो रेशो बन रहा था F1 रेशो F2 रेशो F3, ये जो रेशो बन रहा था बेटा वो 1:2:3 ये रेशो बन रहा था, यानी कि इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स मिल रहे थे हमको यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से वन एंड फिक्स्ड की अगर मैं बात करूँ, वन एंड मेरा अगर फिक्स्ड था तो ये पहले तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके गिटार के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, बोथ एंड फिक्स्ड जस्ट लाइक इन गिटार। रिमेंबर ना, गिटार के दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं, वहाँ पर एक जगह प्लग करते हैं, एक जगह पुश करते हैं और एक जगह प्लग करते हैं, इस तरीके से देखा है। तो वैसा ही केस बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो फंडामेंटल हुआ करती थी वो फंडामेंटल होती थी F1 इज इक्वल टू V/4L। अब यहाँ पर V क्या है वो भी देख लो, V इज इक्वल टू स्ट्रिंग है तो √T/μ है, यहाँ का जो V है वो है √T/μ। यहाँ पर F1 इज इक्वल टू V/4L, F2 इज इक्वल टू 3V/4L, ठीक है, F3 इज इक्वल टू 5V/4L। यहाँ पर जो ये टर्म लगा हुआ होगा, यहाँ जैसे ये 5 है, ये 3 है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 है, तो ये हमारे हार्मोनिक्स देंगे। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। इसमें सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक टाइप का मतलब इवन हार्मोनिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक है, 3 लिखा हुआ है तो थर्ड हार्मोनिक, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन ये फर्स्ट ही रहेगी, ये फिफ्थ हार्मोनिक है और ओवरटोन ये सेकंड ही रहेगी। तो इसमें जो रेशियो रहेगा फ्रीक्वेंसी का, F1 रेशो F2 रेशो F3 इक्वल टू रहेगा हमारा 1:3:4।
5। इसका ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पर देखी थी। ये स्ट्रिंग वाला जो केस है वो गिटार का केस होता है, ठीक है। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा एयर कॉलम। एयर कॉलम का जो केस है वो है बांसुरी का केस। एयर कॉलम वाला जो केस है वो बांसुरी का केस है। बांसुरी हमारी दो तरीके की होती है, एक तो सस्ती सी बांसुरी होती है जिसमें एक तरफ फिक्स होता है, एक तरफ बंद होती है, और एक तरफ से खुली होती है जहाँ से हम पों 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 करते हैं, है ना। और एक होती है हमारी कृष्ण जी की बांसुरी जो कि बोथ साइड से ओपन होती है बोथ साइड से। और कृष्ण जी इस तरीके से बीच में कहीं उसमें हवा देते हैं, मतलब जो साउंड जाता है वो यहाँ बीच में से जाता है, मतलब इस तरीके से समझ लो ऐसे। तो यहाँ क्या पता लग रहा है, ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों ओपन है। और जो सस्ती सी बांसुरी होती है 2 रुपए की 3 रुपए की मिलती है, वो एक तरफ से बंद होती है एक तरफ से खुली होती है ना। तो उसको ऐसे करके फूका जाता है, पों 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 ऐसे करके, है ना। तो वही वाला केस है, इसी में भी वही है। इसमें एक ये बोथ एंड फिक्स्ड है और एक वन एंड फिक्स्ड है। तो जो बोथ एंड फिक्स्ड था वो सेम रहेगा बोथ एंड फ्री से, बोथ एंड ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड। ये जो बांसुरी होगी ये कृष्ण जी की बांसुरी जैसा होता है, कृष्ण जी की बांसुरी जो होती है उस जैसा होगा ये वाला केस, ठीक। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अपने पास में मान लो ये हमारे पास में एक बांसुरी है, और ये बांसुरी होने के साथ साथ यहाँ पर अगर मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट हार्मोनिक, ये मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में मेरा ऐसा करके इस तरीके का तुम्हारा कोई वाइब्रेशन दिखेगा, और जहाँ पर फ्री एंड होगा तो वहाँ पर तुम्हारा एंटी नोड बनेगा, जहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा वहाँ नोड बनेगा, फिर यहाँ पर एंटी नोड। तो एक एंटी नोड के बीच की दूरी होती है हमारी λ/2, बोलो हाँ या ना, λ/2। और जो हमने बांसुरी ली है, इस बांसुरी की खुद की लेंथ है L। तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि L इज इक्वल टू क्या दिखेगा, λ/2। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिखेगा, तो आप कहोगे 2L। मैंने कहा था F इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा था V/λ, यही तो कहा था। तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, V की जगह पे तो मैं V रहने देता, लैम्डा की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 2L लिख दूं। तो क्या देखो जरा, ये फॉर्मूला जो F1 फंडामेंटल का था वो यही फॉर्मूला नहीं आ गया, तो आप कहोगे वही आ गया। तो मुद्दे की चीज क्या पता लगी कि यहाँ पर जो टर्म है ये V, ये वाला V अपना बेटा, ये वाला V है स्ट्रिंग के केस का, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग का केस है। तो यहाँ का V जो रहेगा वो रहेगा V इज इक्वल टू √T/μ, और यहाँ पर जो V रहेगा ये साउंड का केस है। तो साउंड के केस के लिए V इज इक्वल टू √Γ/P/ρ, वो अकॉर्डिंग टू द हम सिचुएशन लगा सकते हैं। बेसिकली अपन फॉर्मूला ये वाला याद रखें, स्ट्रिंग होगी तो √T/μ लगाएंगे, और अगर हमारा ये एयर कॉलम होगा या ये एयर होगा तो हम √Γ/P/ρ लगा देंगे, ठीक है। चीज़ें वही मिलनी है। यहाँ पर F1 मिल गया जिसको हम लोग ने नाम दिया था फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, है ना, ये हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर F2 की, तो F2 क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ V/2L मिल जाएगा। F3 की बात करूँगा तो आप कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ V/2L। तो क्या पता लगेगा यहाँ से, घटना क्या पता लगेगी यात्रीगण, घटना ये पता लगेगी कि F1/F2/F3 ये बराबर होगा हमारा 1/2/3 के। यानी कि अपन को यहाँ पर कैसी कैसी हार्मोनिक्स मिल सकती हैं, यहाँ इवन और ऑड हार्मोनिक दोनों मिल जाएंगी। बात क्लियर है। जैसे हमारा क्या है, मतलब फिक्स्ड बोथ एंड है, फिक्स्ड एट बोथ एंड इज सिमिलर टू ओपन एट बोथ एंड। बोथ एंड याद रखना है, बोथ एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, दोनों सिमिलर है। यहां पर फिक्स्ड एट वन एंड है तो ओपन एट वन एंड यहां पर सेम होगा, ओपन एट वन एंड। यहां कैसे होगी हमारी, ये सस्ती वाली बांसुरी होगी इस तरीके से, ऐसे करके एक तरफ से फिक्स्ड होगी, एक तरफ से बंद होगी, एक तरफ से ओपन होगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ होगी, ये ऐसे, ठीक। तो बताओ जरा यात्रीगण, सोच के बताओ यहाँ पर कि ये टर्म हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये टर्म हमारा एंटी नोड है, और ये क्या है, तो आप कहोगे नोड है। देखें जरा यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना वाइब्रेशन का, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे λ/4। एक नोड एक एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। स्ट्रिंग की लेंथ क्या ली थी आपने, तो आपने कहा था L लेंथ ली थी। मैंने कहा था L इज इक्वल टू, आपने कहा λ/4, तो λ इज इक्वल टू, तो आपने कहा 4L, यही तो कहा, बोलो हाँ। फिर मैंने कहा V, ये F इज इक्वल टू क्या होता है,
एफ इज इक्वल टू क्या होता है यात्रीगण, तो आपने कहा एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, यही तो कहा। तो F1 की बात करूं तो v बाई लैम्डा, v की जगह v, लैम्डा की जगह पे 4l हो गया हमारा। कौन सी है ये, फंडामेंटल कह सकते हैं, फंडामेंटल कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना, फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं। दूसरा हमारा F2 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ v बाई 4l मिलेगा। F3 निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5 टाइम्स ऑफ v बाई 4l। क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, बोलो हाँ या ना, फर्स्ट ओवरटोन। इसे क्या कहा जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। यहां पर क्या पता लगा, F1 रेशो F2 रेशो F3 क्या मिला हमको, 1:3:5। यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेंगे हमको, ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। पक्की बात है, हाँ या ना बोलेंगे सब लोग। यहाँ तक सबको समझ आया या नहीं आया। तुमने सस्ती वाली खरीद ली होगी ये महंगी करके। चले चले चले, अरे बहुत तुम लोगों ने क्या, किसकी तबीयत खराब हो गई जैसे, किसकी किसकी, अच्छा ठीक है, सही बात है वैसे बतूल, सही बात है। चले चले, अब बतूल लोगों से तो हमारा वैसे भी बहुत पिछला पीछे से कांटेक्ट चला आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग अटैच रहते हैं उन लोगों से, है ना। तो जहरा भी निकल के गई है। तो खैर यहाँ तक सारा हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है, अगले टॉपिक के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे वो पीपीटी चल रही है यार। हाँ, एक पेज और गायब करता हूँ मैं, एक पेज और गायब करता हूँ, पौरी वाला पेज गायब करता हूँ ताकि आप लोगों को क्या पता लग जाए, डॉपलर पता लग जाए। चलो यहाँ पर डॉपलर कर लेते हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट। भाई साहब आप हैं तो आप थोड़े से छोटे हो गए, थोड़े से क्या, मैं हल्के ही बोल रहा था भाई। अरे मैं हल्के बोल रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था उस टाइम पे। अभी आ रही है सही, हद है यार सब लोग भी। चले अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग डॉपलर की, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, देखें ज़रा। डॉपलर इफेक्ट में आप लोगों ने फील किया होगा कि जब हमारी कोई स्टेशन पर अपन खड़े हुए हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, करीब ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन जब हमारे करीब आती है तो हमें उसका आवाज़ हल्का हल्का सुनाई देने लगता है, और जब वो दूर जाती है तो हमें उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता है। मतलब बुद्धि उद्धि घर रख के आए हैं क्या भैया। ये बताओ जरा कि जब हम यहाँ स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, कीप क्वाइट, सब आवाज़ वहाँ तक तुम्हारी रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन ऐसे करके आ रही है तो उसकी आवाज़ हमें हल्की सुनाई देने लगती है जब वो हमारे पास आती है, और जब वो दूर जाती है तो क्या होता है, उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देने लगती है ना। क्या होता बताओ जरा, जब करीब आती है तो तेज सुनाई देने लगती है, जब दूर जाती है तो हल्की सुनाई देने लगती है। दिस इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमारी क्या कहते हैं, चेंज होती रहती है जैसे जैसे ऑब्जर्वर और सोर्स, जो सुन रहा है वो ऑब्जर्वर, जो निकाल रहा है आवाज वो सोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो क्या पता लगेगा कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है, इसी को स्टडी करने की, जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसी को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो रही है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। हाँ,
वही तो हम कह रहे हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है सोर्स, एक होता है ऑब्जर्वर। पहले तो मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा। वो बेसिक नॉलेज मेरी ये है कि मेरे पास में दो नंबर्स हैं। दो नंबर्स क्या है, एक है हमारा 100 और एक है फिर से 100। 100 के अपॉन में मैंने यहाँ पर 5 लगाया, यहाँ पर लगाया 10, दो नंबर लगा दिए। आंसर बताओ किसका ज़्यादा, आंसर किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये बताना है। तो 5 से काटा तो 20 आया, 10 से काटा तो 10 आया। तो पता क्या लगा यहाँ से कि भैया जिसका डिनोमिनेटर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका आंसर ज़्यादा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका आंसर कम, है ना। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आंसर को अपना को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉल। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर आंसर को मुझे बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर मेरा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सो रहे हो सब, डिनोमिनेटर मेरा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कब, जब आंसर को मुझे घटाना हो, क्या करना हो, बढ़ाना हो। जब आंसर को, आंसर बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर छोटा चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा, और आंसर को कम चाहिए तो डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं ऐसे ही ले लूँ तुम्हारा यहाँ पर नीचे 10 और यहाँ पर भी नीचे 10, दो जगह 10 ले लिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब न्यूमरेटर को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक जगह 20 ले लिया, एक जगह 30 ले लिया, तब आंसर किसका आया, कीपिंग डिनोमिनेटर सेम। अगर न्यूमरेटर मेरा बड़ा होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर मेरा बड़ा है तो आंसर मेरा कैसा आएगा, बड़ा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर कैसा आएगा, छोटा आएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो बात क्लियर हो रही है। ये बात तो बेसिक सी थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर आ जाओ डॉपलर्स पे। तो डॉपलर्स में क्या जानना है, डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर्स इफेक्ट, हाँ, डॉपलर्स इफेक्ट में क्या है कि अपने पास में दो चीज़ें होती है। पहले तो फॉर्मूला सुन लो। जो तुम सुनाई देने वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो कहलाएगी एफ डैश। एफ डैश इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एपरेंट फ्रिक्वेंसी, एपरेंट फ्रिक्वेंसी। ये वाली तुम्हारी होगी रियल फ्रिक्वेंसी। ये v जो होगा स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। वी ओ ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर्स स्पीड। और वी एस सोर्स की स्पीड, सोर्स की स्पीड। बात क्लियर हो रही है, टर्मिनोलॉजी सही है। वी तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड ही है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर खेल यहीं पर ही है। एक्चुअली में तुम्हें फॉर्मूला हर क्वेश्चन के लिए यही लिखना है और एक क्वेश्चन बनता है डॉपलर से। एफ इज इक्वल टू एफ डैश ब्रैकेट वी अपॉन वी, वी अपॉन वी। ये यहाँ पर माइनस माइनस कर देना, प्लस अपने आप से हो जाता है बाद में। वी ओ वी एस, ओ फॉर ऑफिसर, एस फॉर सर्वेंट। ऑफिसर हमेशा ऊपर होगा, सर्वेंट हमेशा नीचे होगा। तो ओ और एस में कंफ्यूज मत होना कि ओ कहाँ रहेगा और एस कहाँ रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे करके फॉर्मूला याद रखें। माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि अगर कभी मुझे प्लस बनाना हुआ इसको तो मैं एक डंडा लगाकर प्लस बना दूंगा, लेकिन अगर प्लस प्लस कर दिया तो फिर वो माइनस नहीं बनता है, फिर काटना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसे करके माइनस से ही चलाना। कैसे करके सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पर मुद्दे की बात ये कि भैया अगर मेरे पास में यहाँ पर एक गाड़ी है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है रोड पे, ये गाड़ी हॉन्किंग करती हुई आ रही है, इससे क्या निकल रहा है, एक हॉर्न निकल रहा है, ऐसे ये हॉर्न निकल रहा है। तो ये गाड़ी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, सोर्स हो जाएगी। और ये जा रही है, सोर्स हमारा मान लो वी एस स्पीड से जा रहा है। ऑब्जर्वर हमारा खड़ा हुआ है, या हो सकता है इसके करीब जाता हो, ऑब्जर्वर वी ओ स्पीड से इसके करीब जा रहा है, ठीक है। तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो यहाँ पर साउंड निकल रहा है एफ फ्रिक्वेंसी का, वो इसको कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो देखना होता है हमने, ठीक है। तो करेंगे क्या, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वैसे का वैसा ही ब्रैकेट वी अपॉन वी वैसे का वैसे ही माइनस माइनस वी ओ वी एस, ये लिख दिया। अब प्लस माइनस का ही खेल है, प्लस माइनस हम लोग देख लेंगे। देखो जरा, सोर्स जो है अपना वो करीब जा रहा है, सोर्स अपना करीब जा रहा है, ऑब्जर्वर के करीब जाएगा तो मुझे आवाज तेज सुनाई देगी कि हल्के, तो आप कहोगे तेज सुनाई देगी। तेज सुनाई देने के लिए मुझे आंसर जो मेरी एपरेंट फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा सुनाई देनी चाहिए, है ना। तेज सुनाई देने का मतलब मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है, और ज्यादा का मतलब क्या है कि आंसर मुझे, ये आंसर है, ये आंसर इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है यानी कि आंसर है, आंसर मुझे ज्यादा चाहिए, है ना। तो ज्यादा आंसर के लिए डिनोमिनेटर में है सोर्स,
सोर्स अपना डिनोमिनेटर में, ज्यादा आंसर चाहने के लिए डिनोमिनेटर मेरा कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्मॉल कब होगा, किसी चीज में माइनस करते हैं तब स्मॉल होता कि प्लस करते हैं तब स्मॉल होता, तो आप कहेंगे माइनस करते हैं तब स्मॉल होगा, तो यहां पर टर्म क्या रह जाएगा, ये माइनस ही रह जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब इस ऑब्जर्वर को देख लेते हैं। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से भी क्या होगा, तुमने साउंड ज्यादा सुनाई देगा, मतलब सोर्स की तरफ जाओगे तब भी तो तुम्हें ज्यादा सुनाई देगा। तो जब ये जा रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से भी हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, है ना, ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा के लिए ऑब्जर्वर वाला टर्म हमारा न्यूमरेटर में है, ज्यादा चाहिए, ज्यादा आ रहा है, आंसर को ज्यादा करने के लिए ये ऊपर वाला टर्म कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना होगा, प्लस लगा देना होगा। बन गया, डॉपलर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस माइनस करने में थोड़ी ना टाइम लगेगा, मेन चीज ये है कि कौन से में प्लस कौन से में माइनस लगाना, यही खेल है अपना। बोलो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, आ रही है क्लियरिटी। और जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं वो मेरे को एक बार ही कॉल करेंगे, सब लोग जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हैं वो सब लोग एक बार मेरे को कॉल करेंगे। क्यों करेंगे वो बाद में बताएंगे। चलें, एक केस ये हो गया। अब केस नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि सपोज यहाँ पर वी हैव अ कार, या कुछ भी हमारा हो सकता है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, ऐसे करके साउंड निकल रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अपना दूर जा रहा है वी से, और ये कार हमारी करीब जा रही है वी एस स्पीड से, ठीक है। फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ऐसे करके लगा दिया। प्लस माइनस क्या करना है वो देखना है, ठीक है। सोर्स मेरा करीब जा रहा है, करीब जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी मुझे बढ़ी हुई सुनाई देगी, बढ़ी हुई होने के लिए आंसर मेरा बढ़ रहा है। आंसर को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटे के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस ही रहने दूंगा, कोई चेंज नहीं। ऑब्जर्वर मेरा दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर के दूर जाने से मुझे क्या घाटा होगा कि मुझे अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी मुझे कम की रहेगी, है ना। आंसर मेरा कैसा रहेगा, कम रहेगा। कम करने के लिए न्यूमरेटर मेरा कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगा होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला रहेगा इसका, कोई चेंज नहीं होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो ये है डॉपलर हमारा, ये है डॉपलर। बाकी अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, अपने हिसाब से केस बना देना। केस नंबर 3 भी देख लो लगे हाथ तुम, क्या क्या केस हो सकते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। और भी केस हो सकते हैं। यहाँ से सोर्स तुम्हारा जा रहा है वी सोर्स स्पीड से, ऑब्जर्वर तुम्हारा स्टेशनरी है। सोर्स वाले की स्पीड यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ऐसे, वी एस से, और ये हमारा वी ओ से, ठीक है। दोनों दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब ये सोर्स हमारा फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये लगा दिया। अब सोच के बताओ जरा, सोर्स अपना दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो रही है, घटी हुई महसूस हो रही है। घटाने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऑब्जर्वर भी मेरा दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर मेरा दूर जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी घट रही है। घटने की वजह से मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर वाला टर्म न्यूमरेटर में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो लो ये केस बन गया। तो ऐसे केसेस है हमारे पास में, फॉर्मूले यहाँ पर कई सारे बन सकते हैं, लेकिन मसला ये है क्या हमें सारे फॉर्मूले याद करने हैं। तो आप कहेंगे नहीं याद करने, हमें कितने फॉर्मूले याद करने हैं, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, या कह सकते हैं सीधे लिखने का तरीका ये, बाकी हमें सॉल्यूशन ऐसा ही हो जाएगा। क्लियरिटी है। चलें, अब यहाँ पर ये तुम्हारा वेव खत्म हो गया। एक टर्म आता है पोलराइजेशन, वो भी सुन लो। पोलराइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें ये पता लगता है कि वेदर द वेव इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वेव हमारी ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। अगर वो ट्रांसवर्स होगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल होगी तो वो पोलराइज नहीं होगी। तो पोलराइजेशन इज द ओनली टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द वेव इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अभी कई सारे हमारे जो यहाँ पर हैं, अभी कई सारे ऊपर से भी निकल गया होगा उनके। तो वेव हमारी ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास में पोलराइजेशन ही एक इकलौता ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है। पोलराइजेशन होता है क्या है, मैं दिखा दूं। जैसे अगर कोई लाइट वेव है, लाइट हमारी ट्रांसवर्स होती है, तो अगर मैंने कहीं बल्ब जलाया तो बल्ब के जो वेक्टर होंगे, लाइट वेक्टर या तुम्हारे एनर्जी वेक्टर होंगे, वो इस तरीके से जाते होंगे, है ना, ऐसे करके जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक पोलराइजर लगा दिया
और पोलराइजर में मैंने यहाँ से ऐसे करके इसको काट दिया मान लो, तो ये जो वेव हमारी ऐसे करके आ रही है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले वेक्टर दिखेंगे और बाकी सारे वेक्टर मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इसकी वजह से। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल वाले बाहर निकलेंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है हमारी पोलराइजर, ठीक है। पोलराइजेशन इसी प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बाकी अपन क्या करेंगे, ट्यूनिंग फोक तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको अभी आएगा तो मैं बता दूंगा। ट्यूनिंग फोक एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, ये हमारा होता है प्रोंग और ये होता है हमारा स्टेम, ये होता है हमारा प्रोंग और ये होता है हमारा स्टेम। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इस पे ज़्यादा चर्चा अभी बाद में क्वेश्चन आएंगे तब कराएंगे। ट्यूनिंग फोक कुछ नहीं है, ट्यूनिंग फोक एक साउंड का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार हो गया, जैसे बांसुरी हो गई, वैसे ही हमारा ट्यूनिंग फोक है। अब आप कहेंगे गिटार नहीं पढ़ाया, बांसुरी नहीं पढ़ाई, तो इतनी आती है, सही है तब तो चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा स्पीड में कर लो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा और तुम लोग खुद से सॉल्व करके मेरे को एक बारी बता देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टाइम दिया है वो थर्मोडायनामिक्स को ज़्यादा टाइम दे दिया है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स अपनी 5 दिन चलेगी, 5 दिन थर्मो है, तो 5 दिन थर्मो में समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, बिल्कुल एकदम अच्छे से थर्मो होगी, ठीक है। थर्मो को 5 दिन देने का एक रीज़न था, इस वजह से हमने 5 दिन दिए, ठीक है। तो थर्मो अच्छे से कर लेना। थर्मो में बहुत ही शानदार तो मैं वैसे सारा ही पढ़ाता हूँ, थर्मो को ज़्यादा ही शानदार पढ़ाता हूँ। चले आ जाए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैकेनिकल वेव हमारी कैसी होती है, अरबाज बताएंगे। मैकेनिकल वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, और दोनों हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉन मैकेनिकल कैसी होंगी, वो भी दोनों हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा कैन बी बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल और रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैकेनिकल वेव हमारी कौन सी होती है, जिनमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड और फोर्थ हमारे सही है, इसका मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कर रही है थ्रू अ मटेरियल मीडियम, तो द क्वांटिटीज ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर, क्या क्या ट्रांसफर होता है, क्या क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता, मास ट्रांसफर होता, मास ट्रांसफर नहीं होता, कौन ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। देखें जरा, यहाँ पर एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ सीधे सीधे क्या पता लगेगा, यहाँ से याद कर लेना जी ए या सिंपली जी जैसे पार्ले जी होता है ना, और भी सब लोगों के नाम के आगे जी लगता है, तुम लोग समझदार हो। जी एक्स यू वी आई एम आर एल, ये हो गया जी एक्स यू वी गाड़ी है, आई एम आर एल, यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक अपने आप में। तो ये जो जी है ये कहलाएगी हमारी गामा, ये हो जाएगी एक्सरे, ये हो जाएगी अल्ट्रावायलेट, ये हो जाएगी विजिबल, ये हो जाएगी इंफ्रारेड, ठीक है, ये हो जाएगी माइक्रोवेव, ये रेडियो वेव, ये लॉन्ग वेव, ठीक है। ये सारी की सारी वेव है। ऊपर से नीचे आएंगे, एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी डिक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। फ्रिक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के साथी होते हैं ना, फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। और साथ में क्या होगा, यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे आने पे वेवलेंथ हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सर ये आप पढ़ा क्या रहे हो, ये पढ़ा क्या रहे हो, ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज सेम प्रॉपर्टी, बस इनकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है कि ये सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो ये ट्रांसवर्स भी है, सारी की सारी ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो अब यहाँ पर बताएं, रेडियो हो गई, लाइट हो गई, एक्सरे हो गई, ये हो गई हमारी रेडियो, ये हो गई हमारी विजिबल वाली जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, और हमारी ये हो गई एक्सरे। ये तीनों की तीनों कैसी दिख रही हैं आपको, तो आपको हो गई ट्रांसफर्स दिख रही हैं। पूछा कौन सा है, मैकेनिकल में, मैकेनिकल, अच्छा हाँ, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायर नो मीडियम, डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन।
यहाँ पर मसला क्या है, मसला ये है कि अगर ये सिर्फ मैकेनिकल वेव की जगह पे ये कह देता कि ये लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, ट्रांसवर्स कौन सी है, ठीक है, तो बात तो सही है, दोनों तरफ से सही है। यहाँ पर क्या है, आंसर तुम्हारा साउंड वेव ही होगा। साउंड वेव में हमें मीडियम की ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल का मतलब मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्स हैं, तो मैकेनिकल में भी तो ट्रांसवर्स होती हैं, है ना, मैकेनिकल में भी ट्रांसवर्स होती हैं, तो ये ट्रांसवर्स तो है ही हैं, रेडियो, लाइट, एक्सरे, ये ट्रांसवर्स तो है, लेकिन ये ऐसी ट्रांसवर्स हैं, ऐसी ट्रांसवर्स हैं जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं हो रही है ना, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इसने मैकेनिकल क्या किया, बात को अधूरा छोड़ दिया। अगर ये बोलता है यहाँ पर कि मैकेनिकल और तुम्हारी मैकेनिकल में ट्रांसवर्स हैं या मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल है, तब बात ज़्यादा और अच्छी क्लियर होती। सिर्फ हालांकि ये यहाँ पर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कोई वो है, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना ही है। ऊपर से नीचे आएंगे, क्वेश्चन तुम्हारा कभी कभी घटिया सा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, विजिबल, ऑप्शन 1 विजिबल, ऑप्शन 2 माइक्रोवेव, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ऑप्शन 3 अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन 4 गामा। कौन सी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, गामा की। आंसर हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म, है ना। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मैकेनिकल वेव प्रोपगेट इन अ मीडियम अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैकेनिकल वेव अगर हमारी एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसके वाइब्रेशन भी तो एक्स एक्सिस में होते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल जो होंगे वो कैसे करके मूव करेंगे, अगर एक्स एक्सिस में वेव जा रही है तो एक्स एक्सिस में ही तो मूव करेंगे, है ना। तो मस्ट मूव इन एक्स एक्सिस, मस्ट मूव क्या हो सकता है बताएं जरा, मस्ट मूव ऑन द एक्स एक्सिस, मे मूव ऑन द एक्स एक्सिस, और कुछ हो सकता है मे मूव ऑन वाई एक्सिस, और कुछ मस्ट मूव तो है ही है कंफर्म मैकेनिकल वेव। अच्छा यार देखो फिर वही मसला आ गया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, मैकेनिकल वेव बोला है। तो मैकेनिकल वेव में हमारे पास में क्या क्या हो सकती है, एक लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और एक ट्रांसवर्स भी हो सकती है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल है, एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है, तो उसके जो वाइब्रेशन होंगे पार्टिकल्स के वो एक्स एक्सिस में ही होंगे, है ना। लेकिन अगर मैकेनिकल में ही वो ट्रांसवर्स होती, एक्स एक्सिस में जाती होती, तो वाइब्रेशन कहाँ होता उसका, वाई एक्सिस में होता। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका आंसर तुम्हारा हो सकता है कि मे मूव इन एक्स एक्सिस और मे मूव इन वाई एक्सिस, है कि नहीं है। एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं और वाई एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, पक्की बात, नहीं समझ में आया तो फिर चौथा माला तो दिख ही रहा होगा। ट्रांसवर्स वेव, अब इन्होंने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव बोल दिया, ट्रैवल अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में जा रही है, तो उसके वाइब्रेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो उसके वाइब्रेशन हो सकते हैं हमारे एक्स वाई प्लेन में। अगर जेड एक्सिस में वो जा रही है तो उसके जो वाइब्रेशन होंगे वो कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन में हमारे वाइब्रेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट, क्या नहीं होता लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ में, क्या नहीं कर सकते उसको हम, लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर सकते। अभी अभी मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं होती है, ट्रांसवर्स हमारी पोलराइज हो सकती है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेव गोइंग इन सॉलिड, सॉलिड में अगर वेव जा रही है तो वो कैसी हो सकती है, क्या हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगी, मस्ट, मस्ट का मतलब हमेशा, में मतलब कभी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, मे बी लॉन्गिट्यूडनल मे बी ट्रांसवर्स। बताएं जरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड और फोर्थ दोनों हो सकते हैं, सेकंड और फोर्थ। इसका एग्जांपल कौन सा है, जैसे अगर मैं कहूं कि सॉलिड की बात कर रहा है तो सॉलिड में हमारे पास में स्ट्रिंग, ये जो है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, यहां पर मैं अगर ये दे दूं, मास लगा दूं, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग दे दूं, तो ये सॉलिड है कि नहीं है, और इसमें जो वेव होती है वो कैसी होती है, तो आपने कहा था ट्रांसवर्स होती है कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, साउंड वेव की बात करूँ, तो साउंड वेव हमारा लोहे की रेल पे, पटरी होती ना ट्रेन जिस पे चलती, उस पे ऐसे करके कान लगा लो और अगर हथौड़ा मारो पास में तो कैसी तुम्हारे कान में आवाज़ जाएगी उससे, पटरी के थ्रू, है कि नहीं। इस वाले कान में आवाज़ जाएगी, जिस कान को लगाया है तुमने पटरी के ऊपर या जो रेल है हमारी उसके ऊपर लगाया है, तो ऐसे करके लगाया है, यहाँ पर मैंने हथौड़ा मारा उस पर तो जाएगी। तो साउंड वेव तुम्हारी इसके थ्रू जा रही है कि नहीं जा रही है, तो ये वाली हो जाएगी, साउंड वेव हमारी भी जा सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, यानी कि सेकेंड और फोर्थ आंसर होगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए।
अ वेव मूविंग इन गैस, अगर वेव हमारी गैस में जा रही है तो वो क्या हो सकती है, हाँ दे दो यार बहुत जरूरी है। अब वेव मूविंग इन गैस, गैस में जा रही है तो साउंड वेव मेरा गैस में जा रहा है, यहाँ एयर प्रेजेंट है, साउंड जा रहा कि नहीं जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, तो क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और तुम्हारी लाइट भी यहाँ पर देखो चल रही है तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स। तो क्या पता लगा कि मे बी लॉन्गिट्यूडनल मे बी ट्रांसवर्स, इसका ऑप्शन भी हमारा क्या हो सकता है, मे बी लॉन्गिट्यूडनल मे बी ट्रांसवर्स। हालांकि गैस में लाइट वेव को जाने की जरूरत मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हालांकि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जा तो सकती है ना, है ना। तो ये मल्टी करेक्ट में आ सकता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिकल वेव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की सरफेस पे अगर हम देखें तो लिक्विड की सरफेस पे अगर तुम पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे, पानी तुम्हारा तालाब है उसके अंदर तुमने पत्थर फेंका तो वहां पर एक चूड़ी बनती हुई दिखती है, और वो चूड़ी हमारी नीचे की तरफ जब पत्थर जाता है नीचे की तरफ भी जाती है। तो दो तरीके की वेव होती है, सरफेस पे जो होगी वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल होगी और अंदर की तरफ जो जा रही है वो ट्रांसवर्स होगी। तो यहाँ पर तुमसे क्या पूछा है, सरफेस का मसला पूछा है, तो सरफेस पे तुम्हारी कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर वो कहता सिर्फ लिक्विड में बताएंगे तो वो आंसर हो जाता तुम्हारा फोर्थ वाला। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। फर्स्ट होना चाहिए था ना एर्थ का फर्स्ट ही है, एर्थ का आंसर फर्स्ट ही है। मैंने कहा कि गैस में कौन सी जाएंगी, गैस में तुम्हारी जाएंगी तो वही कौन सी वाली, लॉन्गिट्यूडनल ही जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी लाइट भी तो चल रही है, लाइट भी तो वेव है, बोले हाँ या ना, लाइट भी तो गैस में चल सकती है या नहीं जा सकती है। हालांकि मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसे वहाँ पर चलने के लिए, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा वैसे फर्स्ट ही है, जिसको मीडियम मतलब कह सकते हैं कि गैस को मीडियम बनाकर चलना और गैस में चलना दो डिफरेंट बातें हो गई। गैस को अगर मीडियम बनाकर चला जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, नो डाउट, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे ये कहा जाए कि गैस के अंदर कौन कौन सी चल सकती हैं, तो लाइट भी चल सकती है और तुम्हारी साउंड भी चल सकती है कि नहीं। तो मूविंग इन गैस अगर यहाँ पर टर्मोलॉजी है तो यहाँ पर ये मल्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइवा बताए, ओ लाइवा अब हम नजरें नहीं मिला पा रहे यार। अरे तुम एक मैसेज इसीलिए डाल देते हो ना कि हाँ हम हैं, याद है आपको, दोस्त हो रखे हैं हम, वाकई में बहुत दुष्ट हो गए ना। थोड़ा सा लोड ज़्यादा है इस वजह से ऐसा हो जा रहा है, लोड थोड़ा सा ही कम होने दो, बल्कि कम ही मत होने दो। आज तो तहस नहस, आज भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, आज क्वेश्चन होके ही रहेगा किसी भी सरफेस पे बोथ नहीं आएगा, सरफेस पे एक ही वेव बनेगी तुम्हारी, सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल होगी, अंदर की तरफ तुम्हारा वो होगा। तो क्लियरिटी आ गई है, अलीज़ा से पूछ लिया, क्लियरिटी आ गई है ना। मसला क्या है कि हमारी टीम है, हमारी ब्रांचेस हैं, है ना, हम ही लोग ही तो हैं। ये अलीज़ा से पूछ लो, जहरा से पूछ लो, या फिर किसी से भी पूछ लो तुम लोग। मुद्दे की चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस के पार्ट से पूछा और आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखो हम लोग बहुत ऐसा ही हैं। चले आ जाएं। अब प्रोग्रेसिव वेव, हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज, और उसकी जो स्पीड है वो v से डिनोट करूं, स्पीड इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। अ कंप्रेशनल मैक्सिमम अपीयर एट अ प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट, द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच अ रेयरफैक्शन मैक्सिमम। कंप्रेशन के बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये कंप्रेशन जोन है और फिर ये रेयरफैक्शन जोन है ना, फिर कंप्रेशन जोन आएगा ऐसे करके। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा होती है, लेकिन ये कह रहा है कि एक कंप्रेशन जोन से लेके हमें अगले रेयरफैक्शन जोन तक जाना है। कंप्रेशन से कंप्रेशन इज लैम्डा, कंप्रेशन से रेयरफैक्शन इज लैम्डा बाई 2, है ना। तो हमने कहा कि लैम्डा बाई 2 दूरी को चलने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा, द टाइम इंटरवल, मिनिमम टाइम इंटरवल कितना लगेगा ये बताना है ना। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ,
है ना। तो v बाई एफ, v इज वॉट 350, f इज वॉट 500, तो 350 500 ये हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा। अपन को चाहिए लैम्डा बाई 2 दूरी, लैम्डा बाई 2 दूरी के लिए 7/20 नहीं कर देंगे, बोलो हाँ या ना। 7/10 था, डिवाइड में 2 और डाल दिया, ये हो गया 7/20। अब मुद्दे की बात कह रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लोग बताएंगे यार, यहां से भी कर सकते थे, चलो टाइम इंटरवल चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे, बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस कितनी चल रहा, लैम्डा बाई 2, स्पीड कितनी है 350, टाइम कितना है नहीं पता, लैम्डा बाई 2 की जगह पे कितना रखेंगे हम 7/20, 7 ने इसको काटा 50 आ गया, 50 नीचे गया, तो t इज इक्वल टू 1/1000 सेकेंड। क्लियरिटी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड सेंटर ऑफ रेयरफैक्शन, मतलब वो क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ कंप्रेशन और सेंटर ऑफ रेयरफैक्शन के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, लैम्डा बाई 2 कितना आया था 7/20, सिंप्लीफाई कर लेंगे हाँ या ना, चले कितना होगा 0.35, सही तो होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर, पार्टिकल है हमारे मीडियम के, वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन व्हेनेवर वेव ट्रैवल थ्रू दिस मीडियम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ टू सच पार्टिकल, क्या करेगा फेज डिफरेंस, किसके साथ वेरी करेगा, जल्दी से बताएं, किसके साथ वेरी करेगा, डिस्टेंस की टाइम, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, आंसर करेंगे 1/1000, सही बात है, लैम्डा बाई 2, नफीसा आलम 3, ओके। बोले 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 आंसर बोले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब लोगों को आना चाहिए, फील करके देखना है इसको। कह रहा है कि पार्टिकल अगर हमारे मूव कर रहे हैं मीडियम में, वाइब्रेट कर रहे हैं और अबाउट देयर मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस किसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा चेंज करेगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, वेरीज विद टाइम, वेरीज विद डिस्टेंस, ये तुम लोग चेक करके बताओगे, ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ये तुम लोग कर लेना वो वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव, इस टाइप के क्वेश्चन ये परंपरा बनी हुई है, तुम्हारे नीट में आए जाते हैं, तो कौन से वाले तुम्हारे प्रोग्रेसिव नहीं होंगे बताएं जरा, कौन से प्रोग्रेसिव तुम्हारी वेव नहीं है, क्या एक्स वाई वी हमारा टर्म हमारा डायमेंशन लेस हो रहा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डायमेंशन लेस हो रहा, ये देखो जरा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डायमेंशन लेस, ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा vt, x माइनस वी टी, मतलब vt क्या होगा, ये तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस तुम्हारा क्या रहेगा, डिस्टेंस ही तो रहेगा, बोलो हाँ या ना, और फिर डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशन लेस बन गया। यहाँ पर भी तुम्हारा, अब तुम कहोगे एक्स वाई वी, तो यहाँ पर भी है, तो ये एक्स वाई वी क्या है, ये टाइम है, टाइम माइनस टाइम, टाइम है ना, और फिर ओमेगा से टाइम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये वाली तुम्हारी प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, बाकी सारी तुम्हारी कैसी है, प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। हाँ यार, हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव कौन नहीं है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व करके देखना, ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, प्लेन प्रोग्रेसिव कौन सी वाली नहीं होगी, बताएंगे जरा, देखो जरा, यहाँ पर ये वाला टर्म एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ये वाला टर्म एम्पलीट्यूड है, ये वाला टर्म एम्पलीट्यूड अपॉन एम्पलीट्यूड, क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब कैंसिल करोगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू कम होगी, तो मिलेगा तो भाई, तो तुम्हारा रह क्या गया, ये वाला टर्म रह गया, कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि ये तुम्हारा एसएचएम है या नहीं है, एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारी बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स हो सकता है, प्लस माइनस फाई हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बेसिक इक्वेशन हमारी ये वाली है। तो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म दिख रहा है बेटा लोग, वो टर्म क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये हमारी एसएचएम है या नहीं है, तो मैं कहूँगा यार ऐसा करो ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो यही तो होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस माइनस वाले को उठा के यहाँ लेकर जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कर दूं या इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/2 जो कि कांस्टेंट नंबर है, माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 2 को बाहर रखो तो क्या ये, सॉरी यार ये तो कॉस की जगह साइन बन गया, हो जा कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 2 को बाहर रख देना और 1/2 को बाहर रख देना तो तुम्हारी ये वैसी इक्वेशन बन गई है कि नहीं है। मैंने कहा था टी से पहले वाला टर्म इज कॉल्ड ओमेगा, तो ये एसएचएम की इक्वेशन तो बन गई ना। एसएचएम तो हमारा ऐसे कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस अल्फा ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है। बन रही है कि नहीं बन रही है। स्क्वायर वाले टर्म को डायरेक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि एसएचएम बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ऐसे करके सिंप्लीफाई करा हमने तो देखा ये हमारी बन गई कि ए कॉस अल्फा की जगह पे 2 ओमेगा टी। तो यहाँ जो ओमेगा वाला टर्म आ रहा है ये 2 ओमेगा है एक्चुअली में, तो एसएचएम तो है, ये तो दिख गया एसएचएम है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि एसएचएम है तो फेज डिफरेंस भी बता दो कितना है। फेज डिफरेंस कहाँ से, सॉरी फेज नहीं, पीरियड बोल रहा है, तो पीरियड क्या दिख रहा है इसका, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 2 ओमेगा जो है हमारा वो कितना है, ये है 2 ओमेगा। एक्चुअली में ओमेगा क्या होता है, तो आप कहोगे 2 पाई बाई टी, तो 2 ने 2 को मारा, टी इज इक्वल टू कितना दिखेगा, पाई बाई ओमेगा, बोलो हाँ या ना। ये बना हमारा इसका टाइम पीरियड, तो एसएचएम भी है और उसका टाइम पीरियड कितना है, पाई बाई ओमेगा वाला है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है, बोलो बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। कह रहा था इक्वेशन y इज इक्वल टू इतना। अब ये वाला देखो जरा, यहाँ पर ये टर्म स्क्वायर वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो पहले इसको अपन चेंज करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को पहले हम चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, अगर मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है तो, और साइन स्क्वायर थीटा है तो कैसे करके चेंज करेंगे। यहाँ पर मेरा कॉस स्क्वायर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था, तो फॉर्मूला लगेगा वही, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर साइन के स्क्वायर को चेंज करना है तो ये वाला लगा देना, कॉस के स्क्वायर को चेंज करना है तो ये वाला लगा देना। बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, द टर्म पॉजिटिव स्टैंड फॉर, तो पॉजिटिव साइन स्टैंड फॉर, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पॉजिटिव इन्होंने बोल के ये बता दिया कि यहाँ बीच में माइनस लगा होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा। ये ज्यादा खटखट की आवाज आ रही है यहाँ तक, पॉजिटिव का मतलब माइनस माइनस यहाँ पर लगा हुआ होगा। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड 0.2 है, देखो इसमें, तो इस एम्पलीट्यूड से अपना को कोई फायदा नहीं हुआ। वेलोसिटी कह रहा 360 है, लैम्डा कह रहा 60 मीटर है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन कौन है, हमें क्या चाहिए, हमें देखो जरा, ये दो को तो अब छूना ही नहीं है, ये दो तो हमारे खेल से ही बाहर हो गए। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें तो ये कितना आ जाएगा, 12 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स बाई 60, यही तो टर्म आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अंदर 2 पाई से मल्टीप्लाई करा दी, यही टर्म आ गया। इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराई तो कितना आया, 6 पाई टी माइनस एक्स पाई बाई 60, बोलो हाँ या ना, यही तो आ रहा है इनके अंदर के टर्म, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू, तो आप कहोगे v बाई लैम्डा, है ना, या फिर मैं कहूँ कि k इज इक्वल टू, तो आप कहोगे 2 पाई बाई लैम्डा, ये भी तो कह सकते हो, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पर पुट करते हैं 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और लैम्डा की जगह पे 60, तो यहाँ से कितना पता लगा, पाई बाई 30। ये किसकी वैल्यू आई, k की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू। जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ये होती है। तो k के साथ में x और लगा दो, तो यहाँ पर ये देख के बताओ क्या ये वाला टर्म आ रहा है किसी का, क्या ये वाला टर्म आ रहा है किसी का,
ये देखो जरा, 2 ने इसको मारा तो ये कितना आ गया 30, यानी कि पाई एक्स बाई 30। बोलो के वाला टर्म, ये वाला टर्म आ रहा है के एक्स वाला, ये के एक्स हो गया पूरा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्या ये इक्वेशन होगी कि ये इक्वेशन होगी, बताओ जरा कौन सी होगी, ये वाली। फ्रीक्वेंसी से भी चेक कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी से चेक करोगे तो कैसे करके चेक करोगे, हालांकि मेरा आंसर आ गया लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दे रहा हूं तसल्ली के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल टू इतना है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर भी मुझे 2 पाई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। हाँ सर सही बात है। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा के साथ में टी लगा हुआ होगा, तो ओमेगा वाला टर्म हमारा ये है, इस वाले में 12 पाई है और इस वाले में 6 पाई है ना। चेक करके देख ले, यहाँ पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हम लोग 12 पाई आ रही है, 6 पाई आ रही है, चेक करके देख लेते हैं तो कितना दिखेगा। ये टर्म देखना है, v बाई लैम्डा इंटू 2 पाई। v इज वॉट, v इज 360, लैम्डा 60 इंटू 2 पाई। बोलो हाँ या ना, ये गया, ये 6 2 जा 12 पाई। क्लियरिटी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 12 पाई। तो यही वाला तो है हमारा। क्लियरिटी है या नहीं है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, हमारे पास एक वेव दे दी है जिसको हमने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन टाइम। तो वेव वेलोसिटी हमारी बतानी है, वेव वेलोसिटी कह रहा है कि कितनी होगी। वेव वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेव वेलोसिटी वेव का फंक्शन होती है, यानी कि ओमेगा बाई के, यही तो वेव वेलोसिटी है, वी वेव। हाँ या ना, सही बात है सर। तो ओमेगा कौन होता है, टी से पहले वाला टर्म ओमेगा होता है, कितना है 50 बाई के क्या है हमारा, के है एक्स से पहले वाला टर्म, विच इज इक्वल टू 2। कितना आंसर आ रहा, देख के बताओ जरा। अच्छा कोई चीज ऐसे तो नहीं, एक्स मीटर में, टी सेकंड में, वाई मिलीमीटर में, वाई का कोई मसला ही नहीं है। कितना बनेगा ओमेगा बाई के 25। क्या पहली बात सही हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी से बोलेंगे, क्या पहली बात सही है, नहीं है। वेवलेंथ, वेवलेंथ कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। व्हाट इज वी, वी ये निकाला तुमने, वी कितना है 25, एफ क्या है, एफ 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 ओमेगा की जगह पे क्या रखा हुआ है, ओमेगा की जगह पे 50, ओमेगा इज इक्वल टू 50, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 50, एफ इज इक्वल टू 50 बाय 2 पाई। बोलो हाँ या ना, 50 बाय 2 पाई। शू 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 कितना आ रहा पाई। यार मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। v इज इक्वल टू तुम्हारा 25 आ रहा, सही है। f इज इक्वल टू 50 बाई 2 पाई, सही है 50, सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी सही आ रही है, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 25 बाय पाई, थर्ड वाला सही हो गया, 25 बाय पाई ये सही हो गया। और एम्पलीट्यूड कह रहा कि 0.001 मिलीमीटर, ये है एम्पलीट्यूड हमारा 0.001, यानी कि थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा। बाकी तुम चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मुझसे गड़बड़ हो गई हो सकता है मुझसे कहीं गड़बड़ हो गई हो, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेन चीज़ कंसेप्ट सीखना चाहिए। मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा। कैलकुलेशन तुम लोग सीख गए होगे, क्रैश कोर्स करने आए हो। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मैं नॉर्मली जब पढ़ाता ना तब सिखाता हूँ। अब यहाँ पर इतने ढेर सारे क्वेश्चन, इतने ढेर सारे कंसेप्ट को भी बताना और कैलकुलेशन भी सिखाना, ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, कम पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेम क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। x से पहले वाला टर्म k और t से पहले वाला टर्म ओमेगा, तो पता लग गई सारी बात। अब कह रहा अल्फा और बीटा की वैल्यू बताना है, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा एंड k। बोलो हाँ या ना, सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इस टाइप के कर ले जाओगे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। A wave in a string has an amplitude of 2 सेंटीमीटर, एक स्ट्रिंग में वेव जा रही है जो कि हमारी कितनी है, जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ये खत्म, एक ही खत्म हुई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो वी हैव 3 इक्वेशन, ठीक है, वी हैव 3 इक्वेशन। अब कह रहा है स्पीड हमारे पास में 128 मीटर पर सेकेंड है और नोट दैट 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर। 4 मीटर के तार के अंदर लेंथ कितनी है तार की, 4 मीटर की, कितनी वेव जा रही है उसके अंदर, 1 2 3 4 5, सही है, 5वीं वेव। तो ये 5 वेव जा रही है, 5 वेव यानी कि 5 लैम्डा एक वेव की लेंथ है, ठीक है। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाय 5 दैट इज 0.8 मीटर। हाँ या ना, लैम्डा पता लग गया। उसके अलावा क्या क्या पता लगा, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग,
तो k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा लोग, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि 2 पाई लैम्डा की वैल्यू कितनी रखूंगा 0.8, तो यहां से कितना आ जाएगा, किसके टर्म में है, किसके टर्म में है, किसके टर्म में है, किसके टर्म में है, 2 पाई के एक्स, और कुछ भी चेंज हो सकता है, 0.8 यानी कि 4/5, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4/5, यानी कि k इज इक्वल टू 10/4 पाई, यानी कि 2.5 पाई। पाई की वैल्यू पुट करो, ये k की वैल्यू है सिर्फ, पाई की वैल्यू कितनी होती है 2.5 इंटू 3.14, 3 दूना 6, लगभग 7 के करीब आंसर आएगा, 7 वाला। 7 वाला कौन सा है, एक ये है, एक ये है, यानी कि इन दोनों में से आंसर होगा अपना, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर 15 आ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा k आ रहा है वो 7 के करीब आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं करी है, 7.85 ही होगा क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन में यही है, तो 7.85 मान लूँ। अब k की वैल्यू हो गई, अब फ्रिक्वेंसी यार तुम लोग निकाल दो, इतना काम तो कर ही लोगे, फ्रिक्वेंसी निकाल दोगे, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी नहीं निकाले तो छलांग लगा दियो। सर कल से 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा क्या, नहीं बेटा, थर्मोडायनामिक्स होगा कल से, कल से थर्मोडायनामिक्स महासंग्राम। थर्मोडायनामिक्स मतलब ऐसे करके सॉल्व करोगे, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी थर्मो पढ़ने आ जाइए मुझसे। वेव वेलोसिटी पूछा था, कहाँ पर वेव वेलोसिटी पूछा भैया, कहाँ पर वेव वेलोसिटी, हाँ तो वेव वेलोसिटी तो ही निकाली है, ये वेव वेलोसिटी वेव के फंक्शन से ही तो निकाली है, ये देखो जरा, वेव का ही तो फंक्शन है ओमेगा और के, वेव का ही तो फंक्शन है, वेव वेलोसिटी निकाली है शहजाद, कहाँ भैया, हाँ क्लियरिटी 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 क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेव डिस्क्राइब, सेम क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रखे हुए, वेव हमारे पास आ गई है, एक्स एंड वाई आर इन मीटर, द वेव ट्रैवलिंग अलोंग द, यहां से माइनस साइन से क्या पता लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, जिसमें फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कौन देगा, ये वाला टर्म देगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना दे रहा है 2 पाई, और जनरली ओमेगा होता कितना है 2 पाई एफ, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया 1 हर्ट्ज। क्लियर है, तो पहला आंसर हमारा सही हो गया, मतलब पहला अभी सही नहीं हुआ एग्जैक्ट, अभी वेवलेंथ रह गई है। वेवलेंथ वाला टर्म कौन देगा, ये वाला टर्म हमारा k देगा, k बराबर कितना दे रहा है 10 पाई, और 10 पाई बराबर कितना 2 पाई बाई लैम्डा, पाई ने पाई को मारा, 2 ने इसको मारा 5, लैम्डा इज इक्वल टू 1/5, बोले तो 0.2। क्लियरिटी है, तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया, हाँ या ना, पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। आगे बढ़ो 23 नंबर, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। यहां पर हमें चाहिए कि vp पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, ये चाहिए। क्या ये अब ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया है या नहीं हो गया है, अगर पहले तो इसको ऐसे देख लेना, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ये वाला टर्म है हमारा, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन को मैंने ऐसे करके लिख रखा है, अगर इसको तुमने dy बाई डी टी किया तो ये तुम्हें v पार्टिकल मिल गया, क्या मिल गया v पार्टिकल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v पार्टिकल, क्या होगा बेटा, t के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा y नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos, ये थीटा, पूरा टर्म थीटा है, 2 पाई वी टी वाई लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ये हो गया हमारा थीटा। लेकिन एक्चुअली में ये थीटा नहीं था, इसको थीटा माना गया था, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना टर्म हमारा फिर से लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। ओमेगा टी होता है ना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा और आ जाएगा, तो ओमेगा आने के लिए क्या होगा 2 पाई वी बाई लैम्डा और मल्टीप्लाई में होगा। अब कह रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी तो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अगर देखना है तो ये टर्म हमारा जो कॉस वाला टर्म है, दिस शुड बी इक्वल टू 1, दैट मींस पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वाई नॉट 2 पाई वी बाई लैम्डा, बोलो हाँ या ना, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वेव वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2 पाई वी बाई लैम्डा एंड के इज व्हाट, के इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा ने लैम्डा को 2 पाई ने 2 पाई को शहीद मारा, यहां से क्या पता लगा कि वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिंपली क्या मिल रहा है, v मिल रहा है। तो कह रहा कि हमारा vp इज इक्वल टू 2 टाइम्स, vp इज व्हाट y नॉट 2 पाई v बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vw, क्या निकल के आया, सिर्फ और सिर्फ v निकल के आया। v ने v को मारा, 2 ने 2 को मारा, किसकी वैल्यू पूछ रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिलेगा
वाई नॉट पाई, हाँ या ना, क्लियरिटी है या नहीं है, वाई नॉट पाई, क्लियरिटी है या नहीं है, जल्दी से बोलेंगे, क्लियरिटी है, हाँ या ना बोलेंगे भैया, सॉल्व कर लियो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sine wave is traveling in a medium the minimum distance between two particle always having same speed। तो यहाँ पर हमारे पास में दो पार्टिकल की जो सेम स्पीड, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, दोनों के दोनों कहाँ पर है, मीन पॉइंट पे। यहाँ पर सोचो, यहाँ मतलब मैं मीन को ले लूँ या एक्सट्रीम को ले लूँ, दोनों की जीरो होगी। यहाँ पर मतलब मेरी मैक्सिमम ऐसे करके जा रही है, यहाँ रुकी, यहाँ रुकने के बाद फिर फर्दर यहाँ पर आई, यहाँ गई, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। अगर ऐसे ऐसे करके कोई हमारी वेव चल रही है लगातार सेम स्पीड से, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर फर्दर इधर गया, फिर इधर मैक्सिमम हो गई वापस। तो ये यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पर है, इधर जा रहा, फिर इधर आ रहा है, फिर से मैक्सिमम हो रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी मैक्सिमम होने की, तो आपको होगा लैम्डा बाई 2। या यहाँ पर गया, फिर फर्दर यहाँ पर आ रहा ना, ये वाला ज़्यादा सही है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी, लैम्डा बाई 2। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे, क्लियरिटी है या नहीं है, जल्दी से बोलेंगे, क्लियरिटी है या नहीं है, क्लियरिटी है, क्लियरिटी है, क्लियरिटी है या नहीं है, हाँ ना तो बोलो यार, है, पक्की बात है। चले आगे बढ़ जाते हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं ना। अभी a sine wave is traveling in a medium of a particular particle has zero displacement at a certain instant, the particle closest to it having zero displacement lambda by 2। कह रहा है यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, बताओ अगली बार कहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर है, कितनी दूरी पे होगा, लैम्डा बाई 2 पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू वेव ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्ज, दो वेव है दोनों की फ्रीक्वेंसी 540 है, ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से जा रहा है, इतनी। इफ द सोर्स आर इन फेज, अगर सोर्स फेज में है, इन द बिगनिंग द फेज डिफरेंस ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर देखो जरा, 5 यहाँ पर 4 मीटर पे है और एक 4.4 मीटर पे है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि जो फेज में ये पाथ में डिफरेंस है वो कितना है, 0.4 मीटर का है। 4.4 गधेड़ा, लो मरो बस। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4.4, पाथ डिफरेंस पता लग गया। अब पूछा क्या है, कह रहा फेज डिफरेंस बताओ, तो फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तुम्हारा निकल गया, लैम्डा तुम्हारा यहां से निकल जाएगा वी और एफ से, है कि नहीं, है फेज डिफरेंस निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एक इक्वेशन ये दे दी, एक इक्वेशन ये दे दी, तो कह रहा कि वेयर एक्स द फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस नहीं बता पाओगे। फेज डिफरेंस देखो जरा, पहले तो ये कॉस वाला है, इसको तब्दील करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें साइन में। तो यहाँ पर क्या आ जाना है, जब साइन लगाओगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 साइन 100t प्लस एक्स बाई 50 प्लस पाई बाई 2, ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती, तो आप कहोगे पाई की वैल्यू जो होती वो होती 3.14, बाई 2 की वैल्यू कितनी होती, बाई 2 ही होती है ना। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1 पॉइंट कितना 1, यानी कि 5 और 7, यही तो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो सही है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इस वेव का फेज और इस वेव के फेज में ये चीज तो पूरी की पूरी कॉमन है, देखो जरा दोनों में कॉमन है 100t प्लस 5x/50, यही चीज हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो ये कितना है 0.5 और ये कितना है 1.57, तो 1.57 में से अगर 0.5 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा 1.07, यही तो तुम्हारा डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। बाकी तो चीजें कैंसिल होके 0 हो जानी है ना, पक्की बात है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 28, टू सिंपल हार्मोनिक वेव ए एंड बी आर गिवन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताना है हमने, विल बी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पहले तो अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना है, कह रहा है कि एक वेव है हमारे पास में ये और एक वेव है हमारे पास ये। अब ये बताओ जरा कि कौन सी वेव हमारी स्पीड में तेज चल रही है। ये है 3π/6 और ये है π/6 का फेज, दोनों का ओमेगा टी तो सेम ही है ना, ओमेगा टी दोनों का सेम है। इसका फेज देखोगे 3π/6 और इसका फेज देखोगे π/6, तो फेज में कुछ डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई अगर देखोगे तो 3π/6 में से माइनस कर दो π/6 को, कितना बचेगा बताओ जरा, तो कहोगे 1/2, सॉरी 1/3,
सही है ना, मैं तो सही हुई, तुम गधेड़। 2 स्टेप आगे की बात है ये 2 स्टेप आगे की बात है। तुम लोग बस एक ही स्टेप आगे तक जा पाते हो, ये 2 स्टेप आगे की बात है। एक एलसीएम और एक एलसीएम लेके काट देना, π/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारा फेज डिफरेंस, और यही इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस क्या होता है 2π/t डेल्टा t। इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। पाई ने पाई भाई को मार दिया, t ऊपर गया, 2 यहाँ पर गया, तो t/6 इज इक्वल टू डेल्टा t। इससे क्या पता लग रहा, इससे ये पता लग रहा है तुम्हारा टाइम डिफरेंस दोनों वेव में कितना होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि वेव आगे ये है कि ये है, पहली वाली वेव आगे है या दूसरी वाली। ये π/3 बोले तो 1 ये कितना आ जाएगा तुम्हारा π/2 है ना, π/2, और ये π/6 यानी कि 30 डिग्री। ये 90 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, यानी कि ये वाली वेव तुम्हारी 60 डिग्री आगे चल रही है। तो आगे चल रही है तो यही तो पहले पहुंचेगी ना, यही तो पहले पहुंच जाएगी। कितनी देर पहले पहुंचेगी, t/6 पहले, यानी कि b वाली जो होगी वो a से t/6 पहले पहुंच जाएगी। बस सिंपल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ a का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा वो b के बाद आएगा। कितनी देर बाद आएगा, लेटर देन दैट ऑफ b बाय t/6 सेकेंड। क्लियरिटी हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे, क्लियरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्ट्रिंग A एंड B मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेस्ड बाय सेम टेंशन। टेंशन हमारी सेम है, टेंशन 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 टेंशन। तो कह रहा रेडियस ऑफ स्ट्रिंग इज A, रेशियो पूछा है VA और VB का। हमारे पास एक स्ट्रिंग है A स्ट्रिंग को मैं अगर मान लूं A वाली स्ट्रिंग के लिए, और उसमें टेंशन को सेम रखा है, तो वेलोसिटी किसकी पूछी है, वेलोसिटी का टर्म पूछा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, √T/μ, यही तो होता है। बोलो हाँ या ना। और क्या क्या सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है, आर स्ट्रेस्ड बाय सेम टेंशन, द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए इज डबल देन दैट ऑफ रेडियस बी। अब हमारे पास में रेडियस दोनों की सेम है। अच्छा लेंथ का मसला है, लेंथ का मसला है, यहाँ पर लेंथ तुम्हारी सेम है या नहीं है, तो तुम लेंथ को सेम मानोगे। मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेस्ड बाय सेम टेंशन, द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग ए, चेक कर लेते ना। यहां से पता ये लगेगा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू मास पर यूनिट लेंथ। क्लियरिटी आ रही है, मतलब टेंशन अगर सेम है तो म्यू के ही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ सर होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर कह रहा है डेंसिटी सेम है दोनों की, तो डेंसिटी सेम है तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बी और वॉल्यूम ऑफ बी। बोलो हाँ या ना। तो मास ऑफ बी, मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ कर दूं। बोलो हाँ या ना। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन एरिया इंटू लेंथ। बोलो क्लियरिटी, हाँ सर क्लियरिटी है। ये टर्म क्या बना, ये टर्म क्या बन रहा है बेटा लोग, ये टर्म क्या बन रहा है पूरा का पूरा, तो आप कहोगे ये बन रहा है म्यू। तो कह सकते हैं कि म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी। बोलो हाँ या ना, यही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया में यहां पर क्या टर्म आता है, ये आता पाई आर ए स्क्वायर अपॉन पाई आर बी। रेडियस ऑफ ए इज डबल, यानी कि आर ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी है ना, डबल दैट ऑफ बी। तो मैं आर बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, आर बी इज इक्वल टू होगा आर ए बाई 2। यहां पर रखेंगे आर ए का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या पता लगा, म्यू ए अपॉन म्यू बी इज इक्वल टू 4। यहां से ये रिलेशन तो हमारे पास मिल ही गया था। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी की बात करूं तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, म्यू बी अपॉन म्यू ए, क्योंकि इनवर्सली है, नीचे ए है, ए नीचे, इसका नीचे होगा तो इसका नीचे ऊपर हो जाएगा, यानी कि म्यू बी अपॉन म्यू ए कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी 4 है, तो यहां से वी ए अपॉन वी बी कितना आ जाना है, जल्दी से बोलो चिल्ला के, जल्दी से बोलोगे हाँ या ना, कितना आ जाएगा, क्लियर लाइवा, गुड। कई सारे लोगों ने अपने अपने मैसेज को रिट्रैक्ट किया हुआ है, काहे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। मुझे लगता है कि अब आप लोगों का जुनून तो एकदम ठंडा हो गया। ये 42 लोग में सिलेक्शन है करीबन अभी की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 सिलेक्शन है। ये जो 42 लोग क्लास कर रहे हैं इसमें 10 से 15 सिलेक्शन अभी भी है जो क्लास कर रहे हैं।
और जो क्लास नहीं कर रहे हैं तो बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, नीट निकलेगा कि नहीं। तो अच्छा क्या सर आपका क्लास करने से नीट निकल जाता है? तो नॉट एग्जैक्टली हमारे क्लास करने से, लेकिन हाँ हमारे क्लास ना करने से नहीं निकलता। हमारे क्लास करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि निकल जाए, और नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा। अब ये सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। यहां पर मैंने दे दिया, तुमसे कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द टू वायर। वेलोसिटी पूछिए, टेंशन दोनों में दे रखा है। इसमें टेंशन है 5 × 10⁴ और इसमें टेंशन है 10 × 10⁴। टेंशन दे रखा है, डायमीटर का रेशियो तुम्हें दे रखा है। वैसे ही सेम फॉर्मूला लगेगा जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही लगेगा। ठीक है, चले 31 नंबर हमारे पास में कह रहा कि एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर की है, मास कितना है, 6 kg का है, हैंग वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच टू द फ्री एंड। एक हमारे पास रॉड है ऐसे करके, और इस रॉड के साथ में एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास कितना है 2 kg। रॉड का खुद का मास कितना है, 6 kg का रॉड का मास है। ठीक है ना। तो कह रहा कि द ट्रांसवर्स वेव पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.6 मीटर इज प्रोड्यूस एट लोअर एंड। यहाँ जो लोअर एंड है, इस लोअर एंड पे जो वेवलेंथ है लैम्डा लोअर, वो कितनी है 0.06 मीटर की है। कह रहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताएं जरा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें क्या बताएंगे, द वेवलेंथ when pulse of pulse when it reach to the top of rope। अब जब रोप के टॉप पे यहाँ जो वेव प्रोड्यूस हुई और जब वो ऊपर पहुंचेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, तो मैंने कहा यार v इज इक्वल टू क्या होता, तो आपने कहा √T/μ, यही तो होता मास पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा मास तो हमारा सेम है, तो तुम्हें क्या पता लगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ t। ये पता लग गया, हाँ सर पता लग गया। अच्छा मैंने कहा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि v अपना लैम्डा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टाइम्स ऑफ t के भी है। या यहाँ से कह सकते हैं 1 और 2 इक्वेशन से कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी v के बराबर, ये भी v के बराबर, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे कि नहीं, हाँ सर हो जाएंगे। तो क्या कह सकता हूँ, लैम्डा एट टॉप अपॉन लैम्डा एट लोअर एंड is equals to √T at top upon T at लोअर एंड। बोलो हाँ या ना। अपना को कहाँ चाहिए, टॉप वाला वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ टॉप वाला, यानी कि ये वाली चीज चाहिए। तो यहाँ पर T, यहाँ पर बॉटम की अगर टेंशन देखूं तो बॉटम पे टेंशन T बॉटम पे कितनी है, सब लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही बता सकते हैं कितनी होगी 20। टॉप पे कितनी होगी तो आप लोग बता सकते हैं कितनी होगी, 6 और 2 8, कितनी हो जाएगी 80। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, T एट टॉप 80, T एट बॉटम 20, अंडर रूट के अंदर है कितना बना 4, अंडर रूट में 4 कितना 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 2। तो लैम्डा एट टॉप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एट लोअर एंड कितना 0.06, बोले तो 0.12 मीटर। हाँ या ना। थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, ताशो जाफरी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। चले चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी क्वेश्चंस देखने हैं और दिन है एक ही। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख लेता हूँ, तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या कर देना यार, एक तो क्वेश्चन देख के फिर मुझे लगता है कि बता दो। यहाँ पर कोई मास लटका हुआ है, ठीक है, कह रहा है x दूरी पे बताना है हमने। x दूरी पे जो तुम्हारा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x क्या होगी, तो x दूरी पे मतलब टोटल सोच लो ज़रा कि इस टोटल का मास जो है वो m है और टोटल की जो लेंथ है वो l है। तो m/l क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ ही तो है, बोलो हाँ या ना। ये m/l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ का मास है हमारा m/l। मैं कहूँगा x यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, तो आप कहोगे x यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो होगा m/l इंटू x। यही तो मैंने सिखा दिया था, कितनी लेंथ का, x लेंथ का। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टेंशन बताओ, तो टेंशन क्या कहोगे तुम, यही तो टेंशन होगी। जहाँ पर इतना मास जो होगा, ये जो मास है हमारा x लेंथ का, वो कितना होगा m/l इंटू x। ठीक है, ये इसका मास है। तो अगर तुमसे टेंशन पूछी जाए t इज इक्वल टू, तुम कहोगे mg, m कितना है m/l इंटू x इंटू g। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही बात है सर, हो तो जाएगा। तो बेटा लोग मैंने कहा था कि v इज इक्वल टू होता है √T/μ। तो t की जगह पे क्या रखोगे, इसकी वैल्यू म्यू है कि नहीं है, अभी अभी बताया था, μ xg/μ।
तो ये अंडर रूट में म्यू ने म्यू को काटा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, जी तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ एक्स, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है हर तरीके की वेव के लिए। टू पीरियोडिक वेव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी है, सुपर इम्पोज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तुम लोग खुद से देखोगे, ठीक है, खुद से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सेम क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड अभी अभी मैंने बताया, मतलब ये इंटरफेरेंस वाला ही है, एम्पलीट्यूड बताना है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, सुपर इम्पोज होगी एट एन एंगल थीटा, तो तुम लोगों को बताना है नॉर्मली एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए डैश नाम दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, ये बनेगा फॉर्मूला। अब यहां से क्या पता लगेगा कि 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा पे अंडर रूट कॉमन निकाल के बाहर फेंकेंगे तो रूट 2a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो होता है। मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर 2 थीटा को थीटा माना है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 ने इसको शहीद करा, रूट लगेगा इसका, और रूट 2 तो है ही है पहले से ही, तो ये 2 जो रूट से बाहर आएगा फिर रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बनेगा, ए वैसे का वैसे ही, और इसका स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा रूट की वजह से, ये बन जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। सॉल्यूशन दे दिया है, समझा भी दिया है, एक बार खुद से सॉल्व करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, दो वेव हैं हमारे पास में, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, रिजल्टेंट वेव विल हैव एम्पलीट्यूड, मैं नहीं बताने जा रहा, इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद सॉल्व करना खुद से। आगे बढ़ेंगे, वेव फ्रॉम टू सोर्स इफ इंटेंसिटी इज I और 4I, अगर हमारे पास में दो वेव है जिनकी इंटेंसिटी एक की I है एक की 4I है, तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज π/2। इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos 5, यही तो होगा। ये टर्म तुम्हारा कितना हो जाना है, 0। काहे 0 हो जाना है बेटा, काहे 0 हो जाना है, 90 cos 90 की वैल्यू, तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 5/। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, टू इंटरफेरिंग वेव आर सेम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का रेशियो जो है वो है 16:1, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यानी कि I मैक्स चाहिए अपॉन I मिनिमम चाहिए, I मैक्स और I मिनिमम, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम और मिनिमम। I मैक्स क्या होता, I1 प्लस I2, और I मिनिमम क्या होता, I1 माइनस I2। व्हाट इज I1 अपॉन I2 कितना दे रहा है, 16:1, बोलो हाँ या ना। तो I1 को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 16I2, बोलो क्लियरिटी है कि नहीं है। पुट करो यहाँ पर, जब पुट करेंगे बेटा लोग तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 16I1 प्लस 16I2 प्लस I2 अपॉन 16I2 माइनस I2, बोलो 17/15, 17/15। हो, मेरा कहाँ गलत हो गया, 17/15, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 16:1। कहाँ गड़बड़ हो रही है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, I मैक्स इतना होता है, I मैक्स होता है मैक्सिमम, ना ये नहीं होता, I1 प्लस I2 थोड़ी होता है, I मैक्स होता है, गधेड़ाज हो गए हो तुम लोग, मुझे फॉर्मूला याद भुलवा दे रहे हो, फॉर्मूला तुम लोग बेकार हो रखे हो एकदम। यहाँ पर I2, I मैक्स होता है हमारा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये होगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये भावनाओं में बह जाते हैं गधेड़े। तो I1 की जगह पे क्या लिखूंगा, I1 की जगह 16I2 लिखूंगा, तो 16I2 का रूट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 रूट में I2 माइनस रूट में I2, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये 4 माइनस 1 कितना बनेगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, ये तो प्लस है ना, ये तो प्लस है, और यहाँ पर 4I2 अंडर रूट में और माइनस अंडर रूट में I2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 माइनस 1 3, इसका स्क्वायर, तो
9 धक सब गधेड़े हो गए हो। हाँ भाई देखो जरा, अशरा को सब याद है, ये दोस्त हो गए हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब तो सेम फॉर्मूला ही आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि द सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम इंटेंसिटी, सम पूछा है आई मैक्स और आई मिनिमम का, तो आई मैक्स की आई मैक्स प्लस आई, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, ये तुम लोग करोगे। आई मैक्स का फॉर्मूला अभी अभी बताया, आई मिनिमम का अभी अभी बताया है, तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेव, यहाँ पर 3 वेव है, इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड 10, 4, 7, अराइव एट अ गिवन पॉइंट विद सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। हर एक के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। सपोज अपने पास पहली वेव ये है जिसका 10 mm का एम्पलीट्यूड है, फिर इसके बाद जो दूसरी वेव होगी वो 90 के फेज डिफरेंस के साथ में है, उसका 4 है, तो ये हो गई हमारी 4 mm की। फिर उसके बाद 90 है, ये है 7 mm। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहली 10 यहाँ, तो उसके बाद दूसरी वाली वेव 90 के फेज डिफरेंस पे यहाँ की तरफ जाएगी, फिर तीसरी वाली वेव 7 वाली वो 90 के फेज डिफरेंस पे, इससे 90 का फेज डिफरेंस होगा। तो बेटा दो वेव यहाँ पर दिख रही हैं तुमको, ये वाली वेव और ये वाली, इनका रिजल्टेंट 180 पे कितना होगा, तो आप कहोगे 3 होगा। कहाँ की तरफ होगा 3? ऊपर की तरफ होगा। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पर कितना है, 4 mm। तो दो वेव है, परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एक 3 है और एक 4 है, रिजल्टेंट कितना होगा, 5 mm। हो गया आंसर। नहीं समझ आया होगा तो चौथा माला तुम्हें पता है कहाँ पर है, इंटेलिजेंस आ जाना, चौथे माला यहीं पर मिल जाएगा। ये तुम्हारे पास में दे रखा है, इसमें कह रहा है कि अगर सोर्स कोहेरेंट है, हमारा सोर्स अगर हमारे पास में कोहेरेंट है और यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा, तो इसका जो आई नॉट हमारे पास, पहले सुन लो, कंसीडर 10 आइडेंटिकल सोर्स ऑफ साउंड ऑल हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट हैविंग फेज एंगल विच आर रैंडम इफ द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। अब एवरेज इंटेंसिटी अगर है तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, द एवरेज रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, आई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा क्या होगा, I1 मतलब I नॉट, इनका जो एवरेज है उसका जितने भी हैं, एक का I नॉट है, एक का इंटेंसिटी जो एवरेज इंटेंसिटी है वो I नॉट है, तो जितनी भी तुम्हारी हैं, कितनी है, 10 सोर्स हैं, तो 10 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दो, आंसर ही आ जाना है, बस और कुछ नहीं है। जितनी भी है उनसे मल्टीप्लाई करा दो, ये रिजल्टेंट वेव आ जाएंगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, इफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वर डिफरेंट एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज एट। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटरफेरेंस हो रहा है, थ्योरेटिकल है, तुम लोग कर लोगे, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। दो वेव है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ? हो सकता है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट विल वेरी विद टाइम, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? देयर विल बी इंटरफेरेंस बट द मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी जीरो। अगर एम्पलीट्यूड हमारे सेम हैं तो जीरो हो सकती है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड हमारे डिफरेंट है तो जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये अपने हिसाब से चेक कर लेना, मैंने सारे बता दिया, अपने हिसाब से चेक करना एक बारी, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा तुमको। बोलो हाँ या ना? थर्ड फ्लोर है तो उसकी छत पे लेकर जाएंगे ना, तो फोर्थ फ्लोर पे आ गए। थर्ड फ्लोर की छत पे जब लेकर जाएंगे तुमको तो फोर्थ फ्लोर पे आ गए, नहीं आ गए? मतलब अगर वही दीवारें बना दें तो वो चौथा फ्लोर नहीं हो जाएगा? तो छत इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ फ्लोर। यहां पर तुम्हारे पास में क्या रहा है, वेव पल्स है हमारी जा रही है, और ये कैसे कैसे जा रही है, लाइट टॉट स्ट्रिंग विच एंड, यहाँ पर तुम्हारा लाइट है ये, यानी कि फ्री एंड पे टकरा रही है ना। अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग अलोंग अ लाइट टॉट स्ट्रिंग विच एंड इन अ फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग विच इज फ्री टू मूव। फ्री एंड है तुम्हारा, फ्री एंड है इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन। फ्री एंड पे तुम्हारे जो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव कोई चेंज नहीं होता, जैसे जा रही थी वैसे ही वापस आ जाएगी। मतलब ऐसे करके जा रही थी तो ऐसे ही वापस भी चले जानी है, तो कौन सी वाली हो जानी है? मेरे ख्याल से तो ये हो जानी है। बोलो क्लियरिटी है या नहीं है? फ्री एंड पे कोई चेंज नहीं होता, कोई इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन कहाँ होता है? रिजिड एंड पे। रिफ्लेक्शन में इन्वर्जन होता है, ट्रांसमिशन में फिर भी कोई इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, और क्या, गलती हो सकती है यार, बिल्कुल गलती काहे नहीं हो सकती, इंसान ही तो हो, रोबोट थोड़ी हो। टू वायर्स विद डिफरेंट डेंसिटी आर जॉइंड, इतना 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 रिफ्लेक्टेड इफ द एम्पलीट्यूड। यार ये वाला तुम्हें फॉर्मूला मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने शीट दे रखी है, शीट में मैंने तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है ना, शीट में तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है ए आर और ए टी का, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने दे रखा है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग वहां से सॉल्व करके निकाल सकते हो, हालांकि निकालने में कोई बड़ा टफ काम नहीं है इजी क्वेश्चन। कह रहा है हमारे पास में दो वायर हैं, डिफरेंट डेंसिटीज हैं,
आर जॉइंट, डिफरेंट डेंसिटी है, मतलब कोई एक मोटा होगा एक पतला होगा, ठीक है। एक वेव है हमारी, एक की वेव ये है और दूसरे की वेव हमारी ये है। कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव आर इतना इतना। तो ए रिफ्लेक्टेड और ए ट्रांसमिटेड मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां तुम्हारी शीट में दे रखा है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके और इनका रेशो निकाल देना है, फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना। याद अगर तुम लोगों को होगा v2 माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू वी, नहीं याद है इसका वाला 2v2 अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए इंसिडेंट, यहाँ पर आएगा v2 माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू ए इंसिडेंट। याद ही नहीं होगा हमने, है ना, कह दो याद है, कह दो याद है, बोलो याद है कि नहीं है, पहले बता दो फॉर्मूला ये याद है। जो जो हमारे ऑफलाइन वाले हैं उनको याद है फॉर्मूला, किस किस को याद था ये फॉर्मूला बताओ। मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होंगे तो मेरा एग्जाम थोड़ी, मैं तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे याद है। कितने लोगों को, जल्दी से बोलो, जल्दी से, टाइम खत्म होने जा रहा है। अशरा को याद है, स्ट्रेंज कैसे करके याद है ये फॉर्मूला, कैसे याद है, बढ़िया। नो फार्मूला नो कन्फ्यूजन, बेटा कहीं पर आओ तो मैं अमेरिका से पकड़ के लेकर आते हैं गधेड़ा। नो फार्मूला नो कन्फ्यूजन, वैसे याद मत करना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन हाँ इसको क्वेश्चन को कर लेना, फॉर्मूला ये है, इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। मुझे नहीं याद है, राजेश को याद नहीं है, पंखुड़ी को नहीं याद है, गुड, अच्छा है, अच्छा, चले बढ़िया, तुम लोग फेंके जाने वाले हो सब। अब यहाँ पर देखो ज़रा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, स्टेशनरी वेव में क्या होता है बताओ ज़रा, सब तुम्हें पता है। स्टेशनरी वेव के बारे में पूरी कहानी बता चुका हूँ, ओरल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, एंड सम न्यूमेरिकल बुक्स, गुड, बढ़िया। ज़रा तो ये अशरा तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दो ज़रा, टेस्ट दो, मुझे बताओ ज़रा टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस है। स्टेशनरी वेव थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो खुद से सॉल्व करना है। स्टेशनरी वेव थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कह रहा है कि दोज डिस्क्राइबिंग वेव मोशन, कौन सी वेव मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, बताएंगे ज़रा। क्या ये वेव मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, नहीं कर रही है, क्या ये वाली कर रही है, बोले, देखो ये वाली तो कर रही है, ये भी कर रही है, ये वाली कर रही है, पहला और तीसरा, ये वाली स्क्वायर वाला टर्म, टी का स्क्वायर वाला टर्म आ गया। देखो जरा, ये डायमेंशनलेस फैक्टर नहीं बन रहा है ना, ये फैक्टर डायमेंशनलेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये वाली नहीं कर रही है और ये वाली नहीं कर रही है, ये दोनों कर रही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूनिंग फोक है हमारे पास में, ट्यूनिंग फोक है। अब ट्यूनिंग फोक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। ट्यूनिंग फोक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to check the frequency of sound, just like this। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, गुलेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्यूनिंग फोक का, थोड़ा सा मोटा पतला हो गया। तो ये सेक्शन इज कॉल्ड प्रोंग, ये सेक्शन इज कॉल्ड स्टेम, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो तुम्हारी जो वेव जाती है वो ट्रांसवर्स होती है, और जो इसमें वेव जाती है वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब कह रहा कि जो ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी फिक्स होती है, उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहा है सोनोमीटर, एक वायर गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है सोनोमीटर। तो इस सोनोमीटर के साथ में इसको हमने प्लग करना है, रेजोनेंस में लेकर आना है। तो सोनोमीटर की खुद की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेचुरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो 240 है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 240 है। कह रहा है कि इसको हम कैसे करके बजाएं।
जो मतलब द वायर विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितनी फ्रीक्वेंसी से बजाना पड़ेगा ट्यूनिंग फोक के साथ में? अगर इसको मैच करना है तो 480 से, ये अगर ये ट्यूनिंग फोक 480 का है तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ी घटा बढ़ा सकता है, ये फिक्स है। लेकिन इसको वायर वाली फ्रीक्वेंसी को हम घटा बढ़ा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्लकिंग या तुम्हारा टचिंग, टच करने के बाद या प्लग करने के बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। तो 480 से अगर ट्यूनिंग फोक बज रहा है हमें भी 480 से ही बजाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ओरल क्वेश्चन था ये, ठीक। वाइब्रेटिंग स्ट्रेच, थक गया अब थक गया हम। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी। यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाएगा तुम्हें। वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग रेजोनेट विद ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 512। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 512 है जो कि फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। व्हेन द लेंथ इज 0.5 मीटर, स्ट्रिंग को हमने वाइब्रेट, मतलब क्या करना होता है, तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह होती है, गिटार वगैरह किसी ने ट्यून की होगी। दिस इज स्पेशली फॉर एहतशाम, आप अच्छे से देखो। न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व करो ना। 52वां न्यूमेरिकल है, 1.5 घंटे का टाइम था जिसमें आधा घंटा मैंने डॉपलर पढ़ाया। 52वां न्यूमेरिकल है, पूरा सॉल्व करूंगा तो 52 तक पहुंच पाऊंगा। समझाना भी है, रुकवाना भी है, दिखवाना भी है, पूछना भी है, हाना भी बुलवाना है। अब सुनो, समीर अंसारी गधेड़ा, कौन गधेड़ा? अब सुनो मेरी बात। कभी गिटार को तुमने ट्यून किया है? गिटार को ट्यून करने में क्या होता है कि एक ट्यूनिंग फोक को हड्डी पे मारा जाता है, ऐसे करके पुश वो किया जाता है, ऐसे ठोका जाता है और उसको सुना जाता है, उसकी आवाज़ आती है, टन ऐसे करके आवाज़ आती है, ठीक है। वाइब्रेशन ऐसे करके होते हैं। तो गिटार को हम लोग को ट्यून करना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लेंथ को घटाते रहते हैं धीरे धीरे करके, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हम यहाँ पर घटाते बढ़ाते रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते रहते हैं। तो ट्यूनिंग फोक हमारा 512 की फ्रीक्वेंसी का था। अब हमारी जिस वक्त हमने उसको रेजोनेंस में, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर है 0.5 मीटर पे। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट रेजोनेंटली विद ट्यूनिंग फोक। अब कह रहा है दूसरा ट्यूनिंग फोक लिया 256 का, ये दूसरा ट्यूनिंग फोक है 256 का। तो कह रहा है लेंथ अब बताओ जरा उसकी कितनी होगी, जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटा बेसिकली तुम्हें पता है F इज इक्वल टू V/2L होता है ना। अगर ये चीजें कांस्टेंट कर दें, साउंड स्पीड और ये 2 कांस्टेंट कर दें, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? L दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या मैं कह सकता हूं कि F1L1 इज इक्वल टू F2L2। मतलब इसको अगर मैं देखूं FL इज इक्वल टू कांस्टेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? FL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब F1L1 इज इक्वल टू F2L2। पहली फ्रीक्वेंसी थी 512, पहले की लेंथ थी 0.5 इज इक्वल टू दूसरी फ्रीक्वेंसी 256, दूसरे की लेंथ हमें निकालना है। ये 2 इंटू आधा 1, L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मीटर। बात खत्म हो गई। ये लो पूरा सॉल्व कर दिया, मारो। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 90 सेंटीमीटर का वायर था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही थी 124 हर्ट्ज की। वेयर शुड इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी को मुझे इतना चेक करना है। पहले में लेंथ कितनी है? लेंथ F1L1 इज इक्वल टू F2L2। F1 फ्रीक्वेंसी 1 कितनी? 124। L1 कितनी है? लेंथ 1 0.9 या 90 भी कर सकते हो तुम लोग चाहो तो, ऐसे करके। अगर सेंटीमीटर में रखना चाहो सेंटीमीटर में रख दो। F2 कितना? 186। L2 मुझे निकालना है। सिंप्लीफाई करो, L2 इज इक्वल टू 124 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 186। 6 से काटो, 4 से काटो, 4 3 जा, 4 1 जा, 4 जा 26, नहीं कटा। लो अब गधेड़ा, अब तुम कहो मुझसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इसको कैलकुलेशन को खुद से सॉल्व करना। चलता हूं मैं ऐसा करता हूं, यहां के बाद 53 नंबर के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं यहां तक तो तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां के बाद जो बचे हैं उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूं, उसको देख लेना। क्वेश्चन तो बहुत है, देखें कितने क्वेश्चन है। हाँ 91 तक है, 91 तक क्वेश्चन है, तो इतने तो नहीं कर पाएंगे। हम गलत कर रहे हैं, ये सता रहे हैं बहुत। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, जैसे मरे बैल की धौकनी से लोहा भस्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग दुर्बल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।